कल मैं एक अमेरिकन चैनल को देख रहा था, उसके ऊपर उनके अपने जो लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, अमेरिकन एनालिस्ट ख़ास तौर पे जो एंटी डोनाल्ड ट्रंप लॉबी है, उनके जो संजीदा लोग हैं, जो थिंक टैंक से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने तो यहाँ तक एक मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो फीलर छोड़ा है, ये जो मिसाइल मारा है कि वो इब्राहिम अकॉर्ड माहदे पे ये सारे जो इस्लामिक मुल्क हैं ये दस्तखत करें, साइन करें, और अगर एक दो ना भी कर सके तो उनकी शायद बात जो है वो मान ली जाए। तो बकौल उनके जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, अपनी वीकनेस जाहिर की है। वो कहते हैं कि ऐसी धमकी अमेज जो फ़ज़ा है उसके अंदर कौन है इस माहदे पे जो इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करेगा। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि वो इस्लामिक ममालिक जिनके अंदर एक खासी तादाद जो है सुन्नीज़म की है, सुन्नी जो मुसलमान हैं उनकी जो तादाद है वो तो इस माहदे के फिर बिल्कुल करीब नहीं आएंगे। वो एक दे रहे थे, एक रेफरेंस दे रहे थे, सऊदी अरेबिया गालबन उनका रेफरेंस था और पाकिस्तान का रेफरेंस था कि ये इनके लिए मुश्किल होगा, जैसे आपने बिजा फरमाया कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के लिए ये बात हज़म करनी बहुत मुश्किल होगी, चाहे को कितना ही तगड़ा जनरल हो, चाहे को कितना ही बड़ा सियासतदान हो। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहस तो छिड़ी हुई है, एक जो फीलर है ना कि पानी का बहाव देखें, पानी की गहराई देखी जाए कि लोग क्या फील करते हैं। तो फिर कोई भी हो उसके लिए ये मेरा नहीं ख्याल कि ये जल्दी मुमकिन है, इतना जल्दी ये मुमकिन बात नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में जब कभी कोई मौका आए तो शायद ये आपकी बात सही है कि फिर उनको ये बात सोचने पे मजबूर ना हो जाए। आपने बड़ा बजा फरमाया। मैं इस मौके पे आपसे इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, जी इसराइल को तस्लीम करने का मामला तो 1947 से कायदे आजम के जमाने से एक चला आ रहा है। उन्होंने कहा था बिल्कुल, कि इस रियासत को हमने तस्लीम नहीं करना। हाँ, ये तो हमारा कौमी मौक़िफ़ है। इसकी वजह ये नहीं थी कि हमने कभी तस्लीम नहीं करना। एग्जैक्टली, तस्लीम का मतलब ये है कि जो इसराइली रियासत है वो फिलिस्तीन की जमीन पर क्रिएट की गई है। अब मसला ये है कि फिलिस्तीन का जो इलाके हैं वो सारा क्रिएट करके तो इसराइल तश्कील दिया गया, फिर वहां पर एक हुकूमत कायम की गई और फिर फिलिस्तीनियों को बेदखल किया गया, उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया गया, गोलान हाइट्स ले ली गई, जंग हुई 69 में, क्या सूरत हाल पैदा हो गई। और अभी जो रिसेंटली फिलिस्तीनी एज ए रियासत एग्जिस्टेंस की है ना, कि मतलब उसके जो 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 सदर है वो कहीं बाहर जा नहीं सकते, महमूद अब्बास, या वहां पर कोई फिलिस्तीनी गजा और वेस्ट बैंक में उनकी हुकूमत है, गजा पर ज़ाहिर बिल्कुल, अब्बास की हुकूमत थी। तो अभी पूरा का पूरा जो मुल्क है वो ही खुर्द-बुर्द हो गया। और इसराइल को तस्लीम करने का जहां तक कोई रिस्क लेगा अगर, तो फिर गाजा के 75,000 बिल्कुल, जो लोग शहीद बिल्कुल, किए गए, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि मुसलमान हुक्मरान को इस बारे में कोई किसी किस्म की रिस्क ले सकता है, लेकिन कोई पता नहीं है सर। हमारी जो रजीम्स है मुसलमान ममालिक की, मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता किस तरह की हैं, कितने हद तक वो रेजिस्टेंस शो कर सकती हैं। यूएई ने तस्लीम कर लिया है, सूडान ने तस्लीम कर लिया है, बहरीन ने, तुर्की ने भी तस्लीम किया है, बहुत सारे और ममालिक ने तस्लीम किया है। तो वन बाय वन ऑब्वियसली दे विल ज्वाइन द पार्टी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नथिंग रॉन्ग टू एक्सेप्टिंग इसराइल, लेकिन वो फिलिस्तीनी जो है उनको भी तो अपना मुल्क चाहिए ना। वो बिल्कुल, बच्चे वो किस किस जुर्म की पैदाश में वो मारे गए हैं। वहां पर इस वक्त अमदाद भी नहीं मिल रही है। दुनिया का एक इंटरनेशनल फोटेला जो पीस के लिए वहां पर गया था, उन्होंने पकड़कर अंदर बाहर कर दिया। इटली ने, पोलैंड ने, इन मुल्कों ने इसराइल के ऊपर यानी पाबंदियां लगा दी कि वो फोटेला जो है, वो किश्ती जो है अपने अमन के लिए सफीर बन के गई थी, उसको भी आपने पकड़ लिया। तो बिल्कुल, अगर आप इस तरह की वायलेशन करेंगे, फिर खुद यूरोप के अंदर आप देखें कितनी तंजीमें बनी है, करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से यह मुजाहरे होते हैं। आप देखें ना, हर सैटरडे को प्रो इसराइल, प्रो फलस्तीन एक रैली निकलती है, प्रो गाजा एक रैली नहीं निकलती है, जिसमें जी बिल्कुल, आपने बड़ा यहूदी भी शामिल होते हैं, या यहूदी भी शामिल होते हैं, ईसाई भी शामिल होते हैं, बिल्कुल, मुसलमान भी शामिल होते हैं। यहाँ की इंडिजिनस अंग्रेज ईसाई नहीं ये बात तो कौमें जो है वो शराज शामिल शराज होती खान हैं। साहब, ये बात तो वाजह है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और हमारा मेरा नुक्ता नज़र तो फ्रॉम डे वन से यही है, और आपने भी बड़ा बजा फरमाया, जब तक ये इशू ऑफ फ़लस्तीन का इशू सॉल्व नहीं होगा, रिजॉल्व नहीं होगा, उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे, वो जो लाखों के हिसाब से बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, बूढ़े, सब ने अपनी जानों का नजराना दिया। अगर ये लोग एक यकतरफा फैसला करेंगे, अगर ये लोग उनको अवॉइड करके कोई फैसला ऐसा करेंगे, फ़लस्तीन के नौजवान बच्चों का खून, बूढ़ों का खून, जवानों का खून, फिर तो वो सारा खून रायगा जाएगा, उस खून की कोई वक़्त कोई वैल्यू नहीं नज़र आएगी। ये ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता कि सारी दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं वो एक तरफ हो जाएं और फ़लस्तीन को अकेला छोड़ दें। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करेंगे, क्योंकि उन ममालिक के अंदर जो बसने वाले अवाम हैं वो भी अपना एक शऊर रखते हैं, वो अपना एक ज़हन रखते हैं, और अवाम उनसे फिर ये हक बजाना होंगे पूछने के लिए कि आपने फ़लस्तीन इशू के ऊपर हमें 7 दहाइयों तक एक तरफ लगाए रखा और ये अचानक आपने यू टर्न क्यों ले लिया। तो आगे बढ़ते हैं इस ज़मन में मैं आपसे सर एक और भी इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ फारूक साहब। अगर ममालिक की आज़ाद हों तो वहां पर बहस और मुबासा हो ना, पता चले कि अवाम के सेंटीमेंट क्या है, वहां पर बिल्कुल लोगों के जज्बात क्या है। और ये मदद करता है, जब पार्लियामेंट आजाद होती है, अदलिया आजाद होती है, तो ये मदद करती है उस वक्त के रूलर्स को कि वो अंडरस्टैंड कर सके, दूसरे मुल्कों को समझा सके। अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन की आजादी हो, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सके, लोगों की पल्स का, लोगों के जज्बात का आपको पता चल जाता है। और इसको आप फिर जब कोई आपके ऊपर प्रेशर डालता है तो आप बताएं कि जी मेरी पार्लियामेंट तो ये कह रही है, पार्लियामेंट के अंदर इतने लोग हैं मेरे जो वो कहते हैं कि यानी उनका एक मुश्तरका फैसला है कि हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते। फिर आप मीडिया को आजाद करें, उस पर फीचर जब लिखेंगे, लोग आर्टिकल लिखेंगे, तो बिल्कुल देखें उसके बिल्कुल जज्बात क्या आते हैं। और फिर अगर मुजाहरे या प्रोटेस्ट पर आप पाबंदी नहीं लगाते, वहां आजादी हो, सऊदी अरब में अगर आजादी हो प्रोटेस्ट करने की, तो आपको पता चलेगा कितने लोग फिलिस्तीन बिल्कुल के ये हक एक में बहुत बड़ा आवाज अलमिया निकलते है हैं। शिराज खान साहब। ये हाँ, मुस्लिम मुस्लिम ममालिक के ये लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, मुस्लिम हुक्मरानों के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। उनके अपने सर मुल्कों के अंदर जमहूरियत नहीं 9 है। करोड़ सर नौ, हाँ यही ना ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है। 9-10 करोड़ की आबादी ईरान की है, सैंक्शन वाला मुल्क है, 47 ईयर्स हो गए। अमेरिका की सुपर पावर, दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी उसके पास है, उसने इस्तेमाल किए हैं, लेजर बम, हम्म B-52 बम। और आज खुद कंबल जान छुड़ाना चाह रहा है, लेकिन जान नहीं छूट रही है। यानी कि ईरान अपनी पूरी इस्तकामत के साथ खड़ा है। और बिल्कुल ये होती है बेशक। लीडरशिप की क्वालिटी कि आप फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करें। अगरचे ये रजीम जो ईरान के अंदर है, मैं इसका फैन नहीं हूँ। इन लोगों ने बहुत सारी ज्यादतियां अपने लोगों के लिए की हैं, मीडिया को दबाया है, प्रोसिक्यूट किया है, सारी चीजें की हैं। लेकिन जब मुल्क के ऊपर पड़ी और जंग, आप वो हालत जंग में गए, तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, ढेर नहीं हो गए। इस जब हमें सदर बुश का फोन आया था, जो ये 9/11 के बाद बिल्कुल अफगानिस्तान पर जो एक बात फोन पे करी गिर थी, गए उस थे, वक्त एक फोन पे गिर जनरल गए। मुशर्रफ साहब ने सारे उबले हुए अंडे अपनी थाली में डालकर अमेरिका के हवाले कर दिए थे, जब उसकी एक कॉल आई कि बी विद अस और बी अगेंस्ट अस। तो उस वक्त हम रेजिस्टेंस शो नहीं कर सके। इसी तरह कोल्ड वॉर के अंदर जो हमने हमारा किरदार था, हमने कितने लोग अपने मरवाए। तो ये अच्छा, आज सारी एक चीजें जब घूमते आती है। शिराज खान साहब, एक खबर आज सुबह से यूरोपियन मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे स्काई न्यूज़ और दीगर जो चैनल हैं, वो अल जज़ीरा वालों ने भी ये खबर चलाई है, वो दूसरे मुख्तलिफ चैनल पर भी ये खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि रशियन जो एक ड्रोन है वो गालबन हंगरी के ऊपर आके गिरा या गिराया गया। ये दो मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। तो इससे ये जो यूरोपियन ममालिक हैं ये बड़े खौफजदा नज़र आते हैं, बड़े सीख पा हैं। उनके जो प्रेसिडेंट है यूरोप की, वो लेडी, उनका बड़ा सख्त किस्म का बयान आया कि यूरोप बिल्कुल तैयार है अपनी सरजमीन का 1 इंच का हम दिफा करेंगे। ये वो आप क्या फरमाते हैं कि ये इस खबर में कितनी ज़ाहिर है सदाकत तो है, ये खबर तो सच है, वरना तो इतनी बड़े बड़े चैनल जो है वो उसको कभी भी जो है नशर ना करते। तो क्या रशिया की ये इंटेंशन जो है ये यूरोपियन ममालिक के ऊपर, दूसरे जो यूरोपियन ममालिक है उनके ऊपर भी हाथ डालने का उनका कोई प्रोग्राम है, या ये यूक्रेन तक की बात रहेगी? आई एम ग्लैड दैट यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया चूंकि
2022 से यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया था, और यूक्रेन ने आज़ादी रशिया से ही ली थी, रूस से ही ली थी। तो का जो, चूंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता था, इस के खतरे के बायस 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और जंग इस वक्त तक जारी है, और इसमें कोई पोज नहीं आता, बल्कि बेशुमार हलाकतें हुई हैं। यूके की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो रिपोर्ट कर रही है कि 5 लाख रूसी फौजी 2022 से 2026 के दौरान मारे जा चुके हैं। अच्छा, ये जो ताजा वाकया पेश आया है, ये गुज़श्ता रात को आया है, यानी 29 मई 2026 को। चूंकि ड्रोन्स आते हैं और वो यूक्रेन पर जब दागे जाते हैं, तो वो फिर अपने मतलब ये वो मिसप्लेस भी हो जाते हैं, गलत जगहों पे आकर गिरते हैं। तो इसी तरह मुझे अब इसकी इंटेंशन नजर नहीं आती। एक ड्रोन जो है वो रोमानिया के शहर गलतास, एक रिहायशी अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, बिल्कुल, रोमानिया, हंगरी नहीं, रोमानिया, गलतास एक रिहायशी अपार्टमेंट है, 10 मंजिला ये बिल्डिंग है, उससे टकराया। उस बिल्डिंग में आग लग गई। 2 अफराद कहा जाता है कि एक माँ है और एक बेटा है, वो जख्मी हुए हैं। रोमानिया ज़ाहिर नेटो का रुकन मुल्क है, यूरोपियन यूनियन में के अंदर है, तो इस वजह से पूरे यूरोप को, यानी कि यूरोपियन यूनियन को या नेटो को बहुत ज्यादा तशवीश लाक हुई है। उसके बाद नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम है मार्क रुट, उन्होंने अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया, और उन्होंने ये कहा है कि हम अपने यूरोप की या इत्तेहादी जितने भी हैं हमारे मेंबर स्टेट्स हैं, उसके 1 इंच इलाके का हम दफा करने के लिए तैयार है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो रोमानिया के सदर हैं, उन्होंने एक आगामी इजलास किया, और इसके बाद जो सफीर हैं उनको बुलाया गया और उन्हें उनसे बाकायदा एहतजाज किया गया। अब ये अभी तक ये खबर कंफर्म नहीं है कि वो से जो सफीर है उसको निकाल दिया गया रूस के, लेकिन जो दूसरी तरफ जो रशिया है, उसने बिल्कुल इस पर ना कोई माजरत की है और ना ही कोई वजारत जो है वो इस हवाले से यानी की है इस वक्त की कि हुआ क्या था। लेकिन रूसी सलामती कौंसिल के जो नायब सदर है, उनका नाम है डेमित्री मेडवा, उन्होंने खबरदार किया कि यूरोपियन ममालिक ऐसे ड्रोन हमलों को मजीद भी हमलों के लिए तैयार रहे कि हम ऐसे मजीद भी हमले कर सकते हैं। ये खतरनाक सूरत हाल है, ये खतरनाक सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तान में जो हमें नाजरीन सुनेंगे उनको अगर मैं बताता चलूं कि नेटो जो है ये 32 ममालिक इसके मेंबर है, इंक्लूडेड अमेरिका, और नेटो 1949 में कायम की गई थी। इसमें तकरीबन 36 से 37 लाख फौजी हैं। ज़ाहिर है इसमें मुख्तलिफ ममालिक की अफवाजें, यानी बरतानिया की अपनी फौज है, उसके बाद फ्रांस की अपनी फौज है, मुख्तलिफ जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी फौज इसके अंदर दी हुई है। इसका मतलब यह है कि एक मुल्क पर हमला 36 ममालिक पर, यानी 32 ममालिक पर हमला किया जाएगा। और अगर रूस के फौजियों की बात करें तो इसकी तादाद 13 लाख बताई जाती है, लेकिन रूस एट द सेम टाइम उसके वसाइल बड़े हैं एनर्जी और दूसरे सेक्टर में, और फिर ये भी कहा जाता है कि कम से कम उसके पास 300-400 एटम बम भी हैं और न्यूक्लियर जो उनके हथियार हैं वो भी हैं। लेकिन 2022 देखिए कितना बड़ा मुल्क है, 2022 से आज तक यूक्रेन को फतह नहीं कर सका, अगरचे कुछ इलाके उसने फतह कर दी है, उसके जेर कब्जा में है। और ऑब्वियसली यूरोपियन या नेटो अगरचे यूक्रेन उस तरह इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इन सब ने उसका दफा किया है यूक्रेन का अगेंस्ट द रशिया। अच्छा जी, शरा साहब, आप देखते हैं कि यूरोपियन ममालिक खास तौर पे EU का वापसी पर कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो बड़ा रिएक्शन करेंगे, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं करेंगे। आप जरा सब्जेक्ट को इस मजमून से जरा हट के कुछ मकामी सियासत के ऊपर मेरा इरादा कि मैं आपके गुजारिशात चंद, आपने जो मेरी नाकस अकल के मुताबिक जो मुझे मेरे जहन में कुछ बातें खटकी हैं
खलश इसलिए मैंने इसका नाम भी रखा है, वो आप ही किया तुर रहा है कि आप कम अज़ कम उसके ऊपर अच्छी तरीके से रोशनी डाल सकेंगे। नाजरीन के लिए मैं चाहता हूँ कि नाजरीन के नॉलेज के लिए भी और उनकी मालूमात के लिए ये एक बड़ा मेरे मेरे दिल के बड़ा करीब इशू है। ख़ास तौर पे ये जो लेबर पार्टी के मामलात हैं, लेबर पार्टी के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, लेबर पार्टी के अंदर इख्तलाफात खुल के सामने आ गए, और ख़ास तौर पे 2 दिनों से ये जो एक टोनी ब्लेयर जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर सर टोनी ब्लेयर, उनका एक आर्टिकल जो है वो आजकल बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है। उस आर्टिकल में उन्होंने खुलकर तनकीद की है मौजूदा वज़ीर आज़म के ऊपर भी और पूरी लेबर पार्टी के अंदर। उन्होंने ख़ास तौर पे 2 जो जुमले कहे वो मैं आपके नाजरीन की खिदमत में पेश कर देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो नाजरीन देखने वाले हैं वो बहुत से नाजरीन तो इस बात से आगाह भी होंगे कि उन्होंने क्या कहा, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। उन्होंने ये कहा कि लेबर पार्टी की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेबर पार्टी आग से खेल रही है, और ये जो वज़ीर आज़म है इनको ये फ़लाँ पॉलिसी, ख़ास तौर पर ये जो पॉलिसीज़ है इनको खैराबाद कह देना चाहिए, ये ग्रीन पॉलिसी और ये वो सब कुछ। उन्होंने ऐसी बात कही कि दूसरे लफ्ज़ों में ये बात लेबर पार्टी की जो टॉप टियर जो लीडरशिप है उनके अंदर एक उसने हिजान पैदा कर दिया, और उसके फिर जवाब में एंडी बर्नम्स जो आजकल खबरों के अंदर छाए हुए हैं, जो मैनचेस्टर के मेयर भी हैं, उन्होंने फिर अपना एक जवाब जो है वो दावा दिया। आज के अखबारों की वो जो उसमें अंदर स्टेटमेंट आई है उनकी, उन्होंने कहा कि ये टोनी ब्लेयर साहब जो हैं वो एक कुकू लैंड में रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त से लेकर आज तक बहुत फ़र्क पड़ चुका है। आज लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, लोगों का हालत ज़ार जो है वो गिर चुका है, जो कारोबार है वो ठप हो चुका है। मसलन ऐसी उन्होंने एक पेश खेमा दिया। आप क्या फरमाते हैं कि ये टोनी ब्लेयर का जो ख़त है, ऐसे मौके पे ये उन्होंने ये जो कम अज़ कम बड़े लंबा चौड़ा एक जो ख़त लिखा, क्यों लिखा, इसका पस मंज़र क्या है? योर टेक सर। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप कार्ड है टोनी ब्लेयर। और ये हाँ, जो बहुत पीस खूब, बोर्ड है, जबरदस्त पीस बोर्ड, जबरदस्त। ये ये पीस बोर्ड जो है ना, ये इन्हीं का ही इनिशिएटिव है, इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और ऑब्वियसली ये भरपूर जो है बैरूनी तौर पर ये चाहते हैं कि इनके दौर में जिस तरह क्या कहते हैं, यानी अमेरिका का एक तरह का पुडल बना के इन्होंने बरतानिया को, तो पूडल उसी पूडल तरह की इसका टाइटल था पूडल। वो उसका पुडल का जॉर्ज मतलब होता है बुश छोटा, का पूडल। छोटा कुत्ता। हाँ, छोटा पूडल। कुत्ता, हाँ। हाँ, तो वो बना के रख दिया था, अपनी कोई पॉलिसी नहीं थी। और आपको पता है कि ये जो किसी स्टूडेंट्स की जो थीसिस थे इम्तिहान के, वो हाँ, इन्होंने जारी कर दिए थे। इराक के पर हमला करना था, वो जारी कर दिए थे कि ये है जनाब सबूत के इराक हाँ, के हाँ। पास जो है ना वो बम है और न्यूक्लियर हथियार है। तो ये उसी जमाने में रहते हैं, चीजें तो बहुत आगे पहुंच कर आप क्या चुकी हैं। समझते हैं कि उस वक्त ये उस वक्त उस सर केयर स्टामर को फैंटी लगाने का एक जवाब ढूंढा गया है? नहीं नहीं नहीं, वो जब गिरा होता है ना बंदा, तो फिर कोशिश करते हैं सारे इसको जरा एक लात मार के चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब इसी में मैं इनका प्रेशर करना चाह रहा था, लेकिन मुझे आपने उससे हटा जी दिया, उसको चलो जी छोड़ देते हैं। जी। इनका जमाना खत्म हो गया। उस वक्त यूके यूरोप के अंदर मौजूद था। 2016 बिल्कुल। में ब्रेग्जिट हुआ और हम यूरोपियन यूनियन से अलग हो गए। हमारी जो इकॉनमी है वो सरवाइव नहीं कर सकी, उस तरह फ्लोरिश नहीं कर सकी। सारे जो बैंक थे, कंपनियां थी यूरोप की, यहाँ से जा चुके, उनके हेड ऑफिस सारे यहाँ पे थे। हमारे बिजनेस पहले ठप हो गए, फिर उसके बाद कोरोना आ गया 2-2.5 साल, और वो हमने सफर किया। और फिर टोरी पार्टी का वो लेबर को तो अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं इकतदार में आए हुए। तो बिल्कुल। केस सामना की गलत अपनी, लेकिन जब इक़्तिदार में आदमी होता है तो उसको पता होता है कि मैंने, मेरे खजाने में पैसे कितने हैं, क्या मेरी लिमिटेशन है। अभी इस वक्त चूंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मौजूदा हुकूमत जो लेबर की है, इसको किसी न तरीके, खास करके केस तामना को वो कोशिश कर रहे हैं कि अब यानी उनको जरा क्वेश्चन करें, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाएं। चूंकि इन्होंने ईरान के उनकी मदद नहीं की, फिर उसके अलावा कई ये जो ग्रीनलैंड है उस पर कोई मदद नहीं की। सादक खान
पर क्रिटिसाइज किया डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉटलैंड में, तो डोनाल्ड ये केयर स्टार्मर ने कहा कि हैंग ऑन अ मिनट, ही इज माय फ्रेंड। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। और फिर जाहिर है पीटर मेंडलसन को ये भी एक नर्वसनेस थी कि वो ये समझते थे कि स्टार्मर के ये वाहिद सफीर होगा जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है और मेरी हुकूमत के और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक राब्ता वो बढ़ाएगा। फायर बैक आपको हो गया। पता है